नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन नागौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनोद सिसोदिया आज आपको चैप्टर 2 मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा। पिछली ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हमने युग्मकोद्भिद, लघु बीजाणुधानी, परागकोश का विकास, परागकोश भित्ति की संरचना, टेपिटम, बीजाणुजन कोशिका आदि के बारे में चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम जिन टॉपिक की चर्चा करेंगे वो निम्नलिखित है। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, चतुष्क के प्रकार या टाइप ऑफ टेट्राड, नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स, इन टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती क्या है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि बीजाणुजन कोशिकाओं के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो पराग मातृ कोशिका का कार्य करती है, जो बाद में अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। तो ध्यान से देखिए, पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसको पोलन मदर सेल या पीएमसी भी कहते हैं, अर्थात पराग मातृ कोशिकाओं या लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। पुष्प के बनने के बाद जब पुंकेसर बन रहा होता है तो इनकी लघु बीजाणु धानियों में बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं। इन्हीं बीजाणुजन उत्तक में पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। पराग मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं जो एक साथ एक ही भित्ति में व्यवस्थित होते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले आपको एक पराग मातृ कोशिका दिखाई दे रही है जिसको हमने पोलन मदर सेल या पीएमसी कहते हैं। अब इसमें सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जिसके फलस्वरूप 2 न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। तत्पश्चात इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित न्यूक्लियाई का निर्माण होता है। तत्पश्चात हम देखते हैं कि ये चारों न्यूक्लियाई एक ही भित्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिनको हम टेट्राड कहते हैं, और अंत में बाद में एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और पोलन ग्रेन का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप चतुष्क या टेट्राड का निर्माण होता है। अब हम बात कर लेते हैं चतुष्क या टेट्राड के प्रकार। तो टेट्राड व्यवस्था के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं। पहला है चतुष्फलकीय चतुष्क। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें चारों लघु बीजाणु होते हैं, वो चतुष्क फल के रूप में दिखाई देते हैं, अर्थात सामने से देखने पर 3 लघु बीजाणु तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन चौथा बीजाणु होता है वो इसके पीछे और स्थित होता है तथा वो दिखाई नहीं देता है। इसका उदाहरण है कैप्सेला और अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। दूसरा प्रकार है समद्विपार्श्व चतुष्क। इसमें चारों लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होती है, अर्थात चारों सामने से दिखाई देते हैं। उदाहरण है इसके एक बीजपत्री पादप। टेट्राड का अगला प्रकार है क्रोशित। चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें हमें 3 लघु बीजाणु दिखाई दे रहे हैं, जबकि चौथा लघु बीजाणु पीछे की ओर स्थित होता है। ऊपर के 2 लघु बीजाणु आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, अर्थात इसमें 2 लघु बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अतः ऊपर वाले तल में दोनों लघु बीजाणु जोड़े में व नीचे वाले जोड़े का केवल एक ही बीजाणु दिखाई देता है। इसका उदाहरण है मैग्नोलिया। टेट्राड का अगला प्रकार है टी आकार के चतुष्क। इसको सामने से देखने पर चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें ऊपर वाले 2 लघु बीजाणु आपस में लंबवत होते हैं, शेष 2 लघु बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसका उदाहरण है एरिस्टोलोकिया।
टेट्राड का अंतिम प्रकार है रेखिक चतुष्क। इसको सामने से देखने पर चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं और इसका उदाहरण है हेलोफिला। अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं, लेकिन एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में ये पांचों प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कैलोज के बारे में, जिसका निर्माण टेपिटम के अंतर्गत होता है। प्रारंभिक अवस्था में चारों लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर आपस में कैलोज परत के द्वारा चिपके हुए रहते हैं। लघु बीजाणुओं के निर्माण के समय ये 4 कोशिकाओं के समूह में होते हैं। इस समूह को हम टेट्राड कहते हैं। बाद में टेपिटम द्वारा स्त्रावित केलेज एंजाइम से यह कैलोज परत घुल जाती है और चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं। तत्पश्चात ये गोलाकार हो जाते हैं, जिन्हें परागकण कहा जाता है, अर्थात लघु बीजाणु अब परागकण बन जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट की। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि लघु बीजाणु या परागकण ही नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका होती है। लघु बीजाणु या परागकण में युग्मक जनन की प्रक्रिया या असमान समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 असमान केंद्रकों का निर्माण हो सकता है। तो हम पहले चित्र में देखते हैं कि इसके अंदर 2 प्रकार के केंद्रक बने हैं। कायिक केंद्रक जो कि आकार में बड़ा होता है, दूसरा जनन केंद्रक जो आकार में छोटे होते हैं। तत्पश्चात अब इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप इनके मध्य भित्ति का निर्माण हो जाता है और 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। पहली कोशिका कायिक कोशिका जो कि आकार में बड़ी होती है और दूसरी जनन कोशिका जो कि आकार में छोटी होती है। चित्र में हम देख सकते हैं कि कायिक कोशिका होती है वो आकार में बड़ी दिखाई दे रही है, जबकि जनन कोशिका आकार में छोटी दिखाई देती है। अंत में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। अगला टॉपिक है परागकण की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परागकण में स्पष्ट केंद्रक व सघन कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। यह हमने अभी पिछली स्लाइड में चित्र के अंदर देखा था। परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, अगुणित व गोलाकार संरचना होती है। परागकण का व्यास 25 से 30 माइक्रोमीटर होता है। परागकोश की भित्ति द्विस्तरीय होती है। इसकी बाहरी परत को हम बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं, जबकि भीतरी परत को अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं। अब बात करते हैं बाह्य चोल या एक्साइन। परागकण के बाह्य आवरण को बाह्य चोल कहते हैं, चित्र में हमने देखा था। अब हम बात करते हैं कि एक्साइन की जो सतह होती है वह मोटी, खुरदरी, जालिकावत या कांटेदार होती है। यहाँ सामने के चित्रों में आप देख सकते हो कि एक्साइन की जो सतह होती है या परागकण की जो बाह्य परत होती है वह जालिकावत या कांटेदार दिखाई दे रही है। बाह्य आवरण मुख्यतया स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है स्पोरोपोलेनिन, जो कि बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि स्पोरोपोलेनिन होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो हम चर्चा करते हैं स्पोरोपोलेनिन की। यह बाह्य चोल को कठोरता प्रदान करता है, जिससे परागकण उच्च ताप, अम्लों एवं क्षारों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। इसी प्रतिरोधक क्षमता के कारण ही परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि क्या कारण है कि परागकण लंबे समय तक सुरक्षित क्यों रहते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी एंजाइम ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को नष्ट कर सके। स्पोरोपोलेनिन की कठोर प्रकृति के कारण ही परागकण जीवाश्म के रूप में हजारों वर्ष तक सुरक्षित रह सकते हैं। परागकणों के जीवाश्मों की उपस्थिति से पेट्रोलियम, कोयले आदि प्राकृतिक संपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। परागकणों के कुछ स्थानों पर बाह्य चोल या एक्साइन अनुपस्थित होती है या उन स्थानों पर यह पतली परत के रूप में पाई जाती है। इन स्थानों को जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं।
प्रदर्शित चित्र में आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जर्म पोर से इसको प्रदर्शित किया गया है। द्विबीजपत्री पादपों में इनकी संख्या 3 होती है। ऐसे परागकणों को ट्राइकोल्पेट परागकण कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो एक्सैन परत होती है कुछ स्थानों पर अनुपस्थित होती है। इस क्षेत्र को जनन छिद्र या जर्मपोर कहते हैं। अब हम बात करते हैं परागकण के आंतरिक भाग अंतःचोल या इंटाइन की। परागकणों की आंतरिक आवरण होता है जो कि पतला, सतत व कोमल होता है। इसे अंतःचोल कहते हैं। यह पेक्टिन और सेलुलोज अथवा पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, जबकि एक्साइन स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जबकि इंटाइन पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। एक बीजपत्री पादपों में एक जनन छिद्र पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। तो एक बीजपत्री पादपों में एक जनन छिद्र पाया जाता है। ऐसे परागकणों को मोनोकोल्पेट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्हीं जनन छिद्रों में से होकर अंतःचोल परागनलिका के रूप में बाहर की ओर निकलता है। परागकणों की संरचना के पश्चात हम बात करते हैं परागकणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है पोलन कीट। जिन पादपों में कीटों द्वारा परागण होता है उनके परागकणों के चारों ओर एक तेलीय परत पाई जाती है। इसे पराग कीट या पोलन कीट कहते हैं। चूंकि ये चिपचिपे होते हैं, अतः कीट के संपर्क में आते ही उनके शरीर से चिपक जाते हैं। यह लिपिड या केराटिनॉइड के बने होते हैं। उदाहरण है जैसे कैप्सुला। अब बात करते हैं पोलन कीट के कार्य। इनका पीला रंग कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह विशिष्ट प्रकार की गंध को उत्पन्न करता है। परागकणों को कीटों पर चिपकने में सहायता करता है और परागकणों को हानिकारक किरणों से बचाता है। परागकण विज्ञान या पेलिनोलॉजी। परागकणों के विस्तृत अध्ययन या परागकणों की आकारिकी के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं। अगला है संयुक्त परागकण। देखिए, सामान्यतया जो परागकण होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ पादप जैसे ड्रोसेरा, टाइफा आदि के चारों लघु बीजाणु या परागकण सदैव स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं, अर्थात ये कभी भी अलग नहीं होते। तो ऐसे जुड़े हुए परागकणों को संयुक्त परागकण कहते हैं। अगला है पोलिनिया या पोलिनियम या परागकण पिंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आग तथा ऑर्किड्स के पादपों में सभी परागकण आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे पोलिनियम कहते हैं। एरो एलर्जेंस। कुछ पादपों के परागकण हवा में होते हैं और एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इन्हें एरो एलर्जन कहते हैं। इसका उदाहरण है, देखिए सामान्यतया गेहूं के साथ आने वाले खरपतवार पार्थिनियम, जिसे हम कांग्रेस घास या गाजर घास भी कहते हैं, तो इसके कारण एलर्जी उत्पन्न होती है। इसके कारण व्यक्ति को लगातार छींकें आती रहती है, खांसी होती रहती है। अतः बारिश के दिनों में ये अधिकतम उग जाती है, अतः इन्हें समूल नष्ट कर देना चाहिए। कुछ अन्य उदाहरण है एरो एलर्जेंस के चिनोपोडियम, जवार और एमेरेंथस। अगला टॉपिक है पराग उत्पाद। हम जानते हैं कि परागकण पोषक पदार्थों से युक्त होते हैं, अर्थात परागकणों में प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन आदि पोषकों की भरपूर मात्रा होती है। अतः परागकणों की उत्पादित गोलियों के सेवन से खिलाड़ी और धावक अश्व की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगला है पोलन बैंक। जिस प्रकार से ब्लड बैंक के अंतर्गत रक्त का संग्रहण किया जाता है, बीज बैंक के अंतर्गत बीज का या सीड का संग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार पोलन बैंक के अंतर्गत पोलन या परागकणों का संग्रहण किया जाता है। यहाँ पर परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में डुबोकर रखते हैं। इस प्रकार से भंडारित परागकणों का प्रयोग बीज भंडार या बीज बैंक के समान ही पोलन बैंक में के रूप में किया जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे बड़ा परागकण मिराबिलिस जलापा में पाया जाता है, जिसकी साइज 200 माइक्रोमीटर होती है। सबसे छोटा परागकण मायोसोटिस में होता है, जिसकी साइज 10 माइक्रोमीटर होती है। मायोसोटिस
एल्पेस्टिस, जिसकी साइज 10 माइक्रोमीटर होती है और सबसे लंबा परागकण है वह जोस्टेरा में पाया जाता है। अगला टॉपिक है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या विकास या नर युग्मक जनन। चूंकि हमें जानकारी है कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका लघु बीजाणु या परागकण होते हैं। परागकणों का विकास या अंकुरण परागकोश के स्फुटन से पहले ही हो जाता है। इसे प्रिकोशियस अंकुरण कहते हैं। इस टॉपिक को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला है परागण से पूर्व परिवर्तन, दूसरा है परागण के पश्चात परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परागण से पूर्व परिवर्तन। चूंकि हम जानते हैं कि परागकण के अंदर एक ही केंद्रक होता है, इसके एकमात्र केंद्रक में असमान समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। इनमें से बड़ा व अनियमित आकार का केंद्रक जो कि कोशिका द्रव्य के मध्य में स्थित होता है, इसे कायिक केंद्रक या नाल केंद्रक या नलिका केंद्रक भी कहते हैं। जबकि दूसरा केंद्रक जो कि आकार में छोटा होता है, जो कि भित्ति के निकट स्थित होता है, इसे जनन केंद्रक या जननिक केंद्रक भी कहते हैं। केंद्रकों के विभाजन के पश्चात इनके चारों ओर उपस्थित कोशिका द्रव्य सघन एवं घना हो जाता है। तत्पश्चात साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया होती है, जिससे 2 असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। छोटी कोशिका जिसमें छोटा केंद्रक उपस्थित होता है उसे जनन कोशिका या जननिक कोशिका कहते हैं, जबकि बड़ी कोशिका जिसमें बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है उसे कायिक कोशिका या नाल कोशिका कहते हैं। परागण की क्रिया के समय जब परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं तो प्राय वे द्विकोशिकीय अवस्था में होते हैं, अर्थात इनमें एक कायिक कोशिका व एक जनन कोशिका उपस्थित होती है। इन द्विकोशिकीय परागकणों को आंशिक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। प्रारंभ में जनन कोशिका परागकण की भित्ति से जुड़ी हुई रहती है, इसकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं, लेकिन बाद में ये अपनी स्वयं की भित्ति बना लेती है। तत्पश्चात जनन कोशिका क्रमिरूपी या तर्करूपी या अपेक्षाकृत लंबी हो जाती है और ये कायिक कोशिका में प्रवेश कर उसके कोशिका द्रव्य में तैरने लगती है। मेल गैमेटोफाइट का परिवर्धन या विकास के टॉपिक को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला था परागण के पूर्व परिवर्तन और दूसरा है परागण के पश्चात परिवर्तन। तो अब हम परागण के पश्चात परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। परागण के पश्चात नर युग्मकोद्भिद का विकास वर्तिकाग्र पर होता है, जबकि परागण से पूर्व उसका विकास परागकोश के भीतर होता है। चूंकि हम जानते हैं वर्तिकाग्र की सतह पर अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जिसके कारण परागकण यहाँ पहुँचने के पश्चात नमी व शर्करा को अवशोषित करते हैं, जिससे इनके अंदर कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है और अंतःचोल किसी भी जनन छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर आती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं। इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। अब एक अन्य तथ्य है, डीएनए की मात्रा कायिक और जनन कोशिका के केंद्रकों में समान रूप से होती है, जबकि आरएनए की मात्रा कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में अपेक्षाकृत अधिक होती है। अंतिम टॉपिक बचा है आपके नर युग्मकों का निर्माण। हम जानते हैं कि जनन कोशिकाओं के द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है, अर्थात जनन कोशिका में एक समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। अर्थात एंजियोस्पर्म के परिपक्व नर युग्मकोद्भिद में 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें से एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अंतःचोल के द्वारा पराग नलिका का निर्माण होता है। इसमें सर्वप्रथम कायिक केंद्रक प्रवेश करता है तथा उसके पीछे पीछे जनन कोशिका के नर युग्मक, अर्थात कायिक कोशिका आगे होती है और नर युग्मक उसके पीछे पीछे। कायिक कोशिका इन नर युग्मकों को पराग नलिका के भीतर पोषण प्रदान करती है। पराग नलिका में स्थित
दोनों नर युग्मक पराग नलिका के साथ बीजांड में प्रवेश करते हैं और अंत में परागकण की क्रिया संपन्न करते हैं। प्रत्येक नर युग्मक एक कोशिकीय एवं एक केंद्रकीय तथा अगुणित होता है। इस प्रकार आज का ये जो दूसरा पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम मादा युग्मकोद्भिद का अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर समाप्त हुआ। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।